संविधान क्या कहता है कि अमेंडमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पहले अमेंडमेंट से। आखिर क्या हुआ था? संविधान लागू होने के बाद 1.5 साल भी नहीं हुए हैं संविधान लागू हुए। संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में और 16 मई को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू संसद के सामने संविधान में संशोधन का पहला प्रस्ताव लाते हैं। कारण पहले अमेंडमेंट एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के पहले ही लाइन में लिखा हुआ है। पिछले 15 महीनों में एक के बाद एक बहुत सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने सरकार के बहुत सारे कार्यों और कानूनों को निरस्त कर दिया था, इस आधार पे कि वो संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि हमारा संविधान लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार देता है और ये मूलभूत अधिकार संविधान के पार्ट 3 में उल्लेखित हैं। आर्टिकल 13 जो कि पार्ट 3 का पार्ट है, इसका क्लॉज 2 कहता है कि ऐसा कोई भी कानून या लॉ नहीं बन सकता है जो मूलभूत अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को छीनता या कम करता हो। इसी आर्टिकल का क्लॉज 1 कहता है कि सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमने पहले के कानूनों को एकदम से खत्म नहीं किया था, बल्कि संविधान का आर्टिकल 372 स्पेसिफिकली उनको एक कंटिन्यूटी प्रदान करता है कि वो पुराने सारे कानून संविधान के लागू होने के बाद भी पहले की तरह लागू रहेंगे। हाँ, एक चेक के साथ कि अगर पुराने कानून फंडामेंटल राइट से असंगत मतलब कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो प्रावधान शून्य हो जाएंगे, मतलब वो लागू नहीं होंगे। पहले अमेंडमेंट के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में यही लिखा है कि पिछले कुछ महीनों में अदालतों ने अपने निर्णयों में मूलभूत अधिकारों की बहुत विस्तृत व्याख्या करते हुए बहुत से महत्वपूर्ण गवर्नमेंटल एक्शन और प्रोग्रामों को निरस्त कर दिया है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि उन मूलभूत अधिकारों को सूटेबली अमेंड किया जाए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वो कौन से मूलभूत अधिकार थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी क्या व्याख्या की थी और फिर उनमें क्या अमेंडमेंट लाए गए थे। एक लाइन में कंक्लूड करते हुए यह कह सकते हैं कि पहले संवैधानिक संशोधन का मूल उद्देश्य था मौलिक अधिकारों में बदलाव। तो पहला अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 धर्म, रेस, जाति, सेक्स या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विभेद या डिस्क्रिमिनेशन को प्रतिबंधित करता है। संशोधन के द्वारा इस आर्टिकल में एक नया क्लॉज जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जाति, जनजातियों या सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के रास्ते में नहीं आएगी। ऐसा इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस पार्टी की सरकार के द्वारा लाए गए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के सीट्स में एडमिशन के कम्युनल पॉलिसी को निरस्त कर दिया था। 1921 ईस्वी में जब उस वक्त के मद्रास प्रोविंस में जस्टिस पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के सीटों को धार्मिक और जातिगत आधार पर बांट दिया गया था। जैसे कि 14 सीटों में 6 सीट नॉन ब्राह्मण हिंदू के लिए, 2 बैकवर्ड हिंदू के लिए, 2 ब्राह्मणों के लिए, 2 हरिजनों के लिए और 1 सीट एंग्लो इंडियन या इंडियन क्रिश्चियन और 1 ही मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए। इस तरह से इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में सीटों का कोटा बांध दिया गया था। चंपकम दुरईराजन नामक महिला ने इस रिजर्वेशन या देखे तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी की संवैधानिक वैधता को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी, इस आधार पे कि संविधान के लागू हो जाने के बाद जाति और धर्म आधारित यह पॉलिसी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो कि स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस तरह के जातिगत और धार्मिक भेदभाव को प्रतिबंधित करता है के अगेंस्ट है। कोर्ट ने उनकी यह याचिका स्वीकार कर ली और कहा कि संविधान के तहत आरक्षण सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दी जा सकती है क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 उसके लिए परमिट करता है, मगर और कहीं भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 15 और 29 क्लॉज 2 के अनुसार यह साफ साफ प्रतिबंधित है। तो इसलिए आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया ताकि राज्य अनुसूचित जाति, जनजातियों
और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए स्पेशल प्रावधान बना सके। अब अगला अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 नागरिकों को बहुत सारे फ्रीडम को मूलभूत अधिकार के रूप में देता है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, किसी भी प्रोफेशन या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। कुल मिलाकर 7 तरह के फ्रीडम यह आर्टिकल देता था, और उसमें से एक संपत्ति का अधिकार डिलीट कर दिया गया है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अच्छा, चूंकि कोई भी स्वतंत्रता निरंकुश तो हो नहीं सकती है, इसलिए इसी आर्टिकल के विभिन्न सब क्लॉज में सरकार को यह पावर है कि वो इन अधिकारों पे कानून बनाकर दिए गए आधार पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। हर एक स्वतंत्रता के लिए अलग से रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या बोलने की स्वतंत्रता के लिए रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है क्लॉज 2। इसी तरह से व्यावसायिक स्वतंत्रता के लिए रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है क्लॉज 6। और इसकी खूबी यह है कि हर एक स्वतंत्रता के लिए रेस्ट्रिक्शन क्लॉज में अलग अलग आधार दिए गए हैं जिस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। यानी कि जिस ग्राउंड पे या जिस आधार पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसी ग्राउंड पे भारत के किसी भी भाग में घूमने और बस जाने की स्वतंत्रता को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो पहले संवैधानिक संशोधन में आर्टिकल 19 के रेस्ट्रिक्शन क्लॉज 2 और क्लॉज 6 में संशोधन किया गया। क्लॉज 2 रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। हुआ ये कि सरकार ने 2 न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन पे प्रतिबंध लगाया। एक था आरएसएस का न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजर और दूसरा था बॉम्बे में रमेश थापर का न्यूज़पेपर क्रॉसरोड। दोनों उस वक्त नेहरू सरकार के नीतियों की बड़ी तीखी आलोचना कर रहे थे। दोनों ही प्रतिबंधों की संवैधानिक वैधता को अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सरकार ने दोनों न्यूज़पेपर को 1949 ईस्वी में पास हुए कानून मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया था। इस एक्ट में सरकार को यह पावर थी कि पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन को प्रतिबंधित कर सकती थी। सरकार के इसी पावर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अब निष्प्रभावी हो गए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)A में दिए गए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अगेंस्ट हैं। कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं आधारों पे जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि 19 क्लॉज 1A का रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है में उल्लेखित है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लिमिटेड ग्राउंड थे जिसके आधार पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। जो आधार उल्लेखित थे उनमें पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक सेफ्टी नहीं थी। डेफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा एक आधार और था कि एनी मैटर विच अंडरमाइंस द सिक्योरिटी ऑफ और टेंड्स टू ओवरथ्रो द स्टेट। कोर्ट का कहना था कि एक्ट विच अंडरमाइंस द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और टेंड्स टू ओवरथ्रो द स्टेट के इंटेंसिटी हायर है और इसके अंदर पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी के केसेस नहीं आएंगे। जैसे पब्लिक सेफ्टी के अंदर तो रेस ड्राइविंग भी आ जाएगी, मगर रेस ड्राइविंग को हम अंडरमाइनिंग सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए पहले अमेंडमेंट में सब क्लॉज 2 में 3 नए ग्राउंड जोड़े गए जिसके आधार पर बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते थे। वो थे पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगला अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में। क्लॉज 6 रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है व्यवसायिक स्वतंत्रता पे, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज G देती है। हुआ ये कि देश की जो औद्योगिक नीति बनी थी उसके तहत सरकार बहुत डीपली इन्वॉल्व होने वाली थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। बहुत सारे व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण होना था। किसी भी बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी के राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि अब उस क्षेत्र में सिर्फ सरकार ही काम करेगी। जैसे पहले सिर्फ दूरदर्शन होता था टीवी के नाम पे और LIC होती थी इंश्योरेंस में, ये सब सरकारी उपक्रम थे। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है जब अलग अलग राज्य अपने यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करना शुरू करते हैं। अब आर्टिकल 19(1)G भारत के सभी नागरिकों को कोई भी प्रोफेशन या व्यवसाय
चुनने की स्वतंत्रता देती है। और इसी के साथ क्लॉज 6 है जो राज्य को यह अधिकार देती थी कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में इस स्वतंत्रता को रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। जब सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कुछ रूटों को नेशनलाइज करना शुरू करती है तो जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में थे वो कोर्ट पहुंचते हैं। उनका मेन आर्गुमेंट होता है कि राज्य को सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार है, न कि पूरी तरह से प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को बिजनेस से आउट करने का, जो कि सरकार कर रही है। इस पर कोर्ट निर्णय तो सरकार के पक्ष में देती है कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब टोटल प्रोहिबिशन भी हो सकता है, लेकिन हां, चूंकि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो अब जब भी सरकार व्यावसायिक स्वतंत्रता पे रेस्ट्रिक्शन लगाएगी तो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह देखे कि रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब किसी भी व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की संवैधानिक वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि इस बिजनेस का राष्ट्रीयकरण पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब हर एक नेशनलाइजेशन का फेट अब कोर्ट के निर्णय पे डिपेंडेंट हो गया। सरकार को यह बात मंजूर नहीं थी। तो आर्टिकल 19(1)(g जो नागरिकों को व्यावसायिक स्वतंत्रता देती है, उसके रेस्ट्रिक्शन क्लॉज में एक नया सब क्लॉज ऐड होता है। यह थोड़ा लीगलिस्टिक लैंग्वेज में है, जिसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मतलब निकलेगा कि राज्य कानून बनाकर किसी भी व्यवसाय से नागरिकों को पूरी तरह से या पार्शियली बाहर कर सकती है और उस व्यवसाय को डायरेक्टली या कोई कॉरपोरेशन बनाकर खुद कर सकती है और व्यावसायिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके आड़े नहीं आएगा। मतलब सरकार किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को नेशनलाइज कर सकती है। अब जो अगला अमेंडमेंट होता है वो है आर्टिकल 31 में। पहले जानते हैं आर्टिकल 31 था क्या। था मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार देता था, जिसे संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। बेसिकली यह प्रोटेक्शन था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के खिलाफ। हम जानते हैं कि सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे सड़क बनाना हो। तो आर्टिकल 31 हमें इसी तरह के कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से प्रोटेक्शन देती थी। आर्टिकल 31 कहता था राज्य पब्लिक पर्पस के लिए संपत्ति का अधिग्रहण तभी कर सकती है अगर कोई कानून इसकी परमिशन दे और उस कानून के अंदर जिसकी भी संपत्ति अधिग्रहित की जा रही है उसको हर्जाना देने का प्रोविजन होना चाहिए। जब इस अधिकार पे संविधान सभा में बहस हो रही थी तो कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें सिर्फ हर्जाना या कॉम्पेंसेशन नहीं लिखना चाहिए, बल्कि लिखना चाहिए न्यायोचित हर्जाना या जस्ट कॉम्पेंसेशन। लेकिन फिर बहुत सारे सदस्यों ने कहा कि अगर हम न्यायोचित लिख देंगे तो फिर हर एक अधिग्रहण का केस कोर्ट में जाएगा, क्योंकि जिसकी भी संपत्ति अधिग्रहित की जाएगी वो बोलेगा हर्जाना न्यायोचित नहीं है और इसमें अननेसेसरी डिले होगा। और चूंकि प्रावधान में यह लिखा है कि बिना कानून के संपत्ति अधिग्रहित नहीं की जा सकती है और यह जरूरी है कि कानून के अंदर हर्जाने का प्रावधान हो, तो यह अपने आप में समुचित सुरक्षा है, क्योंकि कानून तो जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं और वो क्यों नहीं देंगे न्यायोचित कॉम्पेंसेशन। यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। आजादी की लड़ाई जो मुख्यतः कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, में एक प्रमुख वादा था कि आज़ादी के बाद जमींदारी खत्म की जाएगी। आज़ादी के बाद जिन जिन राज्यों में जमींदारी की व्यवस्था थी वहां कानून बनाकर राज्य सरकार द्वारा उसे खत्म किया जा रहा था और संविधान सभा के सदस्य इस बात को जानते थे कि जैसे संविधान लागू होगा सारे जमींदार कोर्ट में जाएंगे, यह बोलते हुए कि यह उनके संपत्ति के अधिकार का हनन है और उन्हें समुचित हर्जाना नहीं दिया जा रहा है। क्या होगा अगर कोर्ट ने यह बोला कि जमींदारों को मार्केट वैल्यू से कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। यह भी एक कारण था कि सदस्य न्यायोचित या जस्ट शब्द कॉम्पेंसेशन से पहले नहीं लगाना चाहते थे। और इन जमींदारी उन्मूलन कानूनों को विशेष संरक्षण भी दिया गया था आर्टिकल 31 के क्लॉज 4 में कि इन कानूनों को
आर्टिकल 31 के वायलेशन के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही संविधान लागू हुआ, जमींदार जैसी की आशंका थी अदालत में गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो जमींदारी उन्मूलन कानून को वैध करार दिया, मगर पटना हाईकोर्ट ने बिहार के जमींदारी अबॉलिशन कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने पाया कि जमींदारों को कॉम्पेंसेशन देने के लिए जो श्रेणियां बनाई गई थी, जो क्लासिफिकेशन किया गया था जमींदारों का, वो आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार के अगेंस्ट है। ये सारे हाईकोर्ट के निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील में थे। जमींदारी उन्मूलन का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे टिका हुआ था। इसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट लाया गया। आर्टिकल 31 में 2 नए प्रावधान जोड़े गए, 31A और 31P। 31 लाया गया जमींदारी एबॉलिशन कानून को फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर रखने के लिए। संविधान सभा ने भी जमींदारी उन्मूलन कानूनों को संरक्षित किया था, मगर सिर्फ आर्टिकल 31 के ऑपरेशन से। 31A जिसे पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में डाला गया, इसने स्पेसिफिकली सारे एक्विजिशन ऑफ स्टेट के कानूनों को पार्ट 3 के दायरे से सेव या सुरक्षित कर दिया। इसके बाद एक और सब क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 31B। पहले अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची या स्केड्यूल डाली गई, 9th स्केड्यूल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 स्केड्यूल थे। और 31B बोलता है कि अगर कोई लॉ 9th स्केड्यूल में डाल दिया जाए तो फिर इसकी संवैधानिक वैधता इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं की जा सकती है कि इन कानूनों से मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। मतलब एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दिया गया संसद को कि अगर वो किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर रखना चाहती है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, तो उस कानून को वो संविधान के 9वीं सूची को संशोधित करके उसमें डाल सकते हैं। तो ये थे मुख्य बदलाव जो पहले अमेंडमेंट में किए गए थे। इसके अलावा कुछ और प्रावधानों में भी बदलाव किए गए थे, जैसे आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 संसद की बैठक को बुलाने को लेकर प्रोविजन है। ओरिजिनल टेक्स्ट में था कि प्रेसिडेंट शैल समन द हाउस एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर, मगर अब संशोधन के द्वारा यह डिलीट कर दिया गया और इसके जगह पर लिखा गया कि प्रेसिडेंट शैल समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और संसद के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। दूसरा अमेंडमेंट आर्टिकल 87 में हुआ। ओरिजिनल संविधान में था हर सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, मगर अब कर दिया गया कि ईयर के पहले सेशन में और नए संसद के पहले सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसी तरह के अमेंडमेंट विधानसभा से रिलेटेड आर्टिकल्स लाइक आर्टिकल 174, 177 में भी किया गया, और फिर आर्टिकल 341 और 342 में भी थोड़े बदलाव किए गए जो तकनीकी नेचर के हैं। उसका आर्टिकल के सब्सटेंसिव प्रोविजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक और अमेंडमेंट हुआ जो कि ट्रिविया मैटर है। जैसे आर्टिकल 376 ये बोलता था कि संविधान लागू होने के समय जो हाईकोर्ट के जज थे वो कंटिन्यू करेंगे उसी हाईकोर्ट के जज के रूप में अगर वो चाहे तो। क्योंकि कुछ हाईकोर्ट जज अंग्रेज थे और संविधान के हिसाब से जज होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी था, तो एक और संशोधन किया गया आर्टिकल 376 में। अगर कोई जज 376 के कारण जज रह जाता है हाईकोर्ट में, तो उसका भारत का नागरिक न होना बाधा नहीं होगा अगर उन्हें आगे चल के चीफ जस्टिस बनाया जाए तो यह थी कहानी पहले अमेंडमेंट की, और यह काफी लंबी वीडियो थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इसे पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।